तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण का फैलाव पुराने दौर की याद दिलाने लगा है। जहाँ राजधानी पटना के 3 दर्जन से ज़्यादा इलाकों में संक्रमण फैल चुका है और जून के पहले हफ्ते से लगातार राजधानी पटना में नए नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। जहाँ पहले संक्रमित अस्पताल तक ही नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब पिछले 3 दिनों में पटना के अलग अलग अस्पतालों में 9 संक्रमित एडमिट किए गए हैं। आज बिहार में 142 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें पटना में 70 मरीज मिले हैं। जहाँ अन्य जिलों की बात करें तो औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, बक्सर, कैमूर, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर में 1-1, अरवल, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, सारण, सिवान और सुपौल में 2-2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं भागलपुर में 10, गया में 5, मधुबनी में 5, मुजफ्फरपुर में 9, रोहतास में 6, सहरसा में 5, सीतामढ़ी में 8, वैशाली में 4 और पश्चिमी चंपारण में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए नया लेबर कोड ला सकती है। यह माना जा रहा है कि 1 जुलाई से सरकार देश में नया लेबर कोड लागू कर सकती है। दरअसल लंबे वक्त से न्यू लेबर कोड का मामला रुका हुआ है। अगर नया लेबर कोड लागू हो गया तो फिर आपकी सैलरी, वर्किंग आवर, पीएफ, एनुअल लीव, पेड लीव आदि सब बदल जाएगा। हालांकि इसे लेकर के अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा जोरों पर है कि श्रम मंत्रालय इसे अगले महीने यानी कि जुलाई महीने से लागू कर सकती है। ऐसे में आपके लिए लेबर कोड के बारे में समझना बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा प्रस्तावित लेबर कोड में कर्मचारी और नियुक्त दोनों पर असर डालेंगे। आपके काम के घंटे से लेकर के पीएफ, भागीदारी, बेसिक सैलरी जैसी कई जरूरी चीजें बदल जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया लेबर कोड लागू होने के बाद हफ्ते में वर्किंग डे को घटा करके 4 दिन किया जा सकता है, जब तो वहीं 3 वीक ऑफ होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो फिर आपके लिए जरूरी खबर है। यह सरकार ने पीएम किसान स्कीम के नियम में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब रजिस्ट्रेशन के दौरान राशन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त राशन कार्ड को भी अपलोड करना होगा, वरना आपको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही सरकार ने योजना के लाभ को जारी रखने के लिए ई-केवाईसी करना भी अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दूं कि ई-केवाईसी के बारे में आपको केडीबी लाइव के माध्यम से पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है। दरअसल सरकार ने पीएम किसान निधि योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये बदलाव किया है। इस योजना में परिवार का एक सदस्य, पति या फिर पत्नी ही पैसे ले सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों के पास राशन कार्ड है वे पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास खेत की खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है। साथ ही वेबसाइट पर राशन कार्ड नंबर के साथ साथ मांगे गए दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ अपलोड करना भी जरूरी है। इसके साथ सरकार ने ई-केवाईसी कराने के लिए 31 जुलाई 2022 तक का समय दिया है। जिन किसानों ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है उन्हें 11वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया है तो फिर इसे जल्द से जल्द करा लें। दोस्तों बात करते हैं कि कभी नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले आरसीपी सिंह इन दिनों जेडीयू में हाशिए पर चल रहे हैं। जब आरसीपी सिंह का राज्यसभा टिकट पार्टी ने काटा तो फिर ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार ने उनसे नजरें फेर ली है। जहाँ 7 जुलाई को आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा। आरसीपी सिंह का सरकारी बंगला भी उनके हाथ से जाता रहा है, लेकिन इस बीच आरसीपी सिंह से जब ये कहा जा रहा है कि जिस नीतीश कुमार के वे कभी हनुमान कहे जाते थे, आज आखिर क्या हो गया है कि पार्टी ने उन्हें किनारा लगा दिया है। आरसीपी सिंह अब खुद को नीतीश कुमार के हनुमान के तौर पर पुकारे जाने पर असहज महसूस कर रहे हैं, जहां उन्हें ये बात नागवार गुजर रही है। जमुई दौरे पर पहुंचे आरसीपी सिंह के साथ ऐसा ही हुआ है। जमुई पहुंचते ही पत्रकारों ने आरसीपी सिंह से ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे वे और भड़क उठे। हालांकि सवाल अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि मंत्री आरसीपी सिंह का रिएक्शन आ गया। दरअसल मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा है कि जिस तरीके से
बीजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बीजेपी के हनुमान कहे जाते थे, उसी तरीके से आप भी नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाते थे। इतना कहना था कि आरसीपी सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान नहीं हूं, मेरा नाम रामचंद्र है, इसको सुधार लीजिए और मुझे हनुमान बोलना बंद कर दीजिए। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है। जब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में जल्द ही अगली किस्त आ सकती है। जब खबरों के मुताबिक इस महीने के अंत तक ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में पैसे आ सकते हैं। दरअसल जैसे ई श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए शुरू किया गया है, अब तक काफ़ी संख्या में जरूरतमंद लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पहली किस्त पहले ही जारी हो चुकी है, वहीं हर किसी को अब दूसरी किस्त का इंतजार है। दरअसल केंद्र सरकार देश के गरीबों और आर्थिक रूप से कम पिछड़े हुए गरीबों लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जहाँ देश में पहले से ही स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन और आवास जैसे कई सारी लाभकारी योजनाएं चल रही है। इससे देश में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा भी मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में एक योजना और भी है जिसे ई श्रम कार्ड योजना कहते हैं। इसके तहत ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ई श्रम कार्ड योजना को श्रम मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, जिसकी पहली किस्त कई लोगों के खाते में जा चुकी है। अब लोग इसकी दूसरी किस्त का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे हैं। ऐसे में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है, इसे जल्द ही इसकी दूसरी किस्त मिल सकती है। खबरों के मुताबिक सरकार जल्द ही ई श्रम कार्ड योजना के तहत मिलने वाली दूसरी किस्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस महीने के अंत तक में लाभार्थियों को दूसरी किस्त के पैसे जारी किए जा सकता है। दोस्तों कहते हैं कि हालात इंसान को जीना सिखा देता है। बिहार के गया जिला में एक महिला ने ऐसा कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जब गया जिले में रहने वाली सीता देवी ने अपने साहस और हिम्मत से अपने परिवार का खर्च उठाया, बल्कि समाज की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। बीते 15 सालों से सड़क के किनारे बैठ करके बिजली का काम करने वाली सीता देवी ने जब पहली बार ये काम शुरू किया था तो फिर समाज में कुछ महिलाओं ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई थी, जब तो फिर कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था। लेकिन आज सीता देवी इसी सड़क किनारे बैठ करके आराम से अपने घर का खर्च चला रही है। उनके हिसाब से उन्हें हर दिन कम से कम 1000 से 1500 रुपए की कमाई हो जाती है, जिसमें आसानी से परिवार का खर्च चलता है। आपको बता दूं कि सीता देवी बीते 15 सालों से सभी तरह की बिजली का काम करती है। हालांकि हालात के कारण उन्होंने बिजली का काम शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें वे समा गई। सीता देवी के पति भी बिजली का काम करते थे। एक समय में उनकी अच्छी दुकान चलती थी, जहां उनके यहाँ कई मजदूर भी काम करते थे, लेकिन बाद में उनके पति की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्होंने दुकान जाना छोड़ दिया। मजदूर भी छोड़ करके चले गए और बकाया पैसे मांगने लगे। जब पति की तबीयत खराब होने के बाद सीता ने खुद जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। वे पति को लेकर के दुकान जाने लगी और बिजली का सारा काम सीख लिया। काम सीखने में उनके पति ने उनका पूरा सपोर्ट किया। आज सीता देवी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गई है। सीता देवी कहती है कि वे हर रोज बिजली का काम करके 1000 से 1500 रुपए कमा लेती है। दोस्तों बात करते हैं कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ का उद्घाटन किया और इसे जनता को समर्पित किया। जहां उद्घाटन के 2 दिन बाद यानी कि रविवार को जेपी गंगा पथ पर भीषण जाम की स्थिति देखी गई। जाम ऐसी कि गाड़ियां जेपी पथ पर रेंगती हुई दिखी। रविवार की छुट्टी का दिन होने के कारण एक साथ कई लोग पटना के इस मेरिन ड्राइव का सैर करने पहुंचे थे। इसे लेकर के लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिला, लेकिन इस उत्साह के बीच गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखने को मिली, जिससे लोग परेशान दिखे। जब जेपी गंगा पथ पर लगे भीषण जाम से लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी, जब लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। हालांकि जेपी गंगा पथ पर आए लोग सेल्फी लेना तक नहीं भूले। जेपी गंगा पथ पर मौजूद हर व्यक्ति अपने मोबाइल में पटना के इस मेरिन ड्राइव को कैद करने में लगा हुआ था। जब बच्चे हो या फिर महिलाएं फिर युवा सभी सेल्फी लेते हुए नजर आए। जब वहीं कई परिवार के साथ फोटो सेशन भी दिखे। गंगा की खूबसूरत नज़ारे को देख करके लोग काफ़ी खुश थे। जब लोगों का कहना था कि लगता ही नहीं कि हम लोग पटना में हैं। जब कुछ लोग ये कहते भी दिखे कि बिहार सरकार ने ये काम बहुत अच्छा किया है। दोस्तों बात करते हैं कि उपभोक्ता के तौर पर आपको अपने अधिकार का पता है तो फिर आप अपनी कंपनियों से प्राप्त हो रही सेवा में कोताही का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। जहां आपकी शिकायत पर एक्शन भी होता है तथा आपको नतीजा भी प्राप्त होता है। ताज़ा घटना बिहार के भोजपुर सहित 20 जिलों में 3 दिन तक हुई इंटरनेट बंदी को लेकर के सामने आई है। इसके चलते कई कंपनियों की इंटरनेट सेवाएं एहतियात के रूप में बंद रही।
उसके बाद एक उपभोक्ता के रूप में अपने डाटा वापसी के लिए एक शख्स ने इंटरनेट कंपनियों पर कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। जब वहीं इसके बाद सभी मीडिया हाउसों ने इंटरनेट कंपनियों के खिलाफ दर्ज हुई शिकायतों की खबरों को प्रमुखता से छापा। वहीं घटना में उपभोक्ता ने कंपनी को यह भी कहा है कि एयरटेल के लाखों उपभोक्ता है जिन्होंने नेट बंदी के चलते अपना डाटा खोया है, उन सब का वापस करना होगा। इस मांग को सुनने के बाद कंपनी के पदाधिकारियों ने मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद कहा कि आपके फीडबैक पर वापस रिप्लाई करेंगे। उसके बाद शिकायत की स्थिति जानने को लेकर के शुक्रवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम पर फोन किया गया, जहां वहां से खबर प्राप्त हुई कि आपकी सुनवाई हो चुकी है। कंपनी आपका खोया हुआ डेटा तथा वैधता वापस करने को तैयार हो गई है। फिर उपभोक्ता फोरम के हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिनिधियों से चर्चा की तथा उन्होंने कहा कि एक नहीं बल्कि बिहार के लाखों लोगों के साथ ऐसा हुआ है जहां उन्हें उनकी वैधता और डेटा वापस मिलना चाहिए। उसके बाद फॉर्म के प्रतिनिधियों की तरफ से मामले को उपभोक्ता कमीशन में दर्ज करने की बात कही गई है। जहां इस घटना के बाद बिहार के लाखों मोबाइल उपभोक्ताओं में उम्मीद जगी है कि कंपनी की लूटमारी पकड़ी गई है तथा उनका भी डेटा वापस होगा। दोस्तों बात करते हैं कि विजिलेंस की टीम ने पटना के जिस ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के ऊपर नकेल कसी है उसकी संपत्ति को लेकर के एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जानकारी सामने आई है कि अपने 10 साल की नौकरी में जितेंद्र कुमार को वेतन के तौर पर तकरीबन 60 लाख मिले हैं, लेकिन विजिलेंस ने जब उनकी संपत्ति के मामले में जांच शुरू की तो फिर 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बारे में जानकारी मिली। विजिलेंस की छापामारी के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर के पद और फिर उसकी काली कमाई को लेकर के सरकार में बैठे लोग भी भली भांति वाकिफ हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जितेंद्र कुमार इतने दिनों तक काली कमाई करता रहा तो फिर उसे कौन लोग संरक्षण दे रहे थे। या ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते हुए धन कुबेर बनने वाला जितेंद्र कुमार इकलौता नहीं है। जितेंद्र कुमार के अलावा कई अन्य अधिकारी भी इसी तरीके से संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। इसका अंदाजा सरकार को भी है, लेकिन अगर बाकियों के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है और इकलौते जितेंद्र कुमार के ऊपर ही कार्रवाई की गई तो फिर इसकी वजह क्या हो सकती है। जितेंद्र कुमार के ऊपर एक्शन के बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या जितेंद्र कुमार को राजनीतिक संरक्षण हासिल था जब वह खत्म हो चुका था। राजनीतिक संरक्षण खत्म होने के बाद जितेंद्र कुमार विजिलेंस के निशाने पर आए। अगर ऐसा है तो फिर ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या जो दूसरे अधिकारी जितेंद्र कुमार या फिर उससे ज़्यादा संपत्ति बना करके अभी तक पाक साफ बने हुए हैं उनके ऊपर आने वाले वक्त में एक्शन होगा या फिर राजनीतिक संरक्षण के कारण वे इसी तरीके से धन कुबेर बने रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पटना पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के साथ पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इसके लिए पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागार में विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रसारण खत्म होने के बाद संबित पात्रा ने आपातकाल के खिलाफ प्रतिरोध के लिए बिहार के लोगों की तारीफ की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने की घोषणा के बाद से ही इसे लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई है। जातीय जनगणना में भाजपा की मांग पर मुस्लिमों सहित तमाम धर्मों की जातीय और उपजातीय गणना को शामिल किया गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे बिहार में जातियों की गिनती में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वैधता देने की किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें जनगणना को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन इसे मुसलमानों के बीच जाति भेद को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया इस गणना में शामिल हो जाते हैं तो फिर हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय लोकसभा सीट से सांसद हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जहां एक तरफ बच्चों के आने से घर खुशियों से भर जाता है तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माता पिता को उनकी नौटंकियां भी झेलनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ इस बच्चे के माता पिता के साथ भी हो रहा है जिनका बेटा इतना गजब का ड्रामेबाज है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा रोता हुआ अपने पापा को फ़ोन करता है और जैसे ही फ़ोन उठाता है तो फिर उसका रोना शुरू हो जाता है। इसके बाद उसने अपनी मम्मी की ऐसी शिकायतें लगाना शुरू किया कि आप भी सुनकर के हैरान हो जाएंगे। जब पूरा मामला जानने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें। पापा मम्मी ने मेरा दांत तोड़ दिया, मेरा दांत तोड़ दिया मम्मी ने। खून आया था बहुत ज्यादा। फिर सब मेरी बेइज्जती करेंगे स्कूल में।
वीडियो देखने के बाद आपको बता दूं कि रोते हुए इस बच्चे ने अपने पापा के कान भरना शुरू किया और कहा कि पापा मम्मी ने मेरा दांत तोड़ दिया। बच्चे ने बार बार इसी बात को दोहराते हुए आगे कहा कि दांत टूटने के बाद खून भी निकलता था। कई यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर कि कमेंट सेक्शन में हंसी वाले इमोजी भी पोस्ट किए। आप भी चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनियों में नौकरी के नाम पर फर्जी सूचना प्रसारित हो रही है, जिसके लिए आवेदकों से 2650 रुपये मांगे जा रहे हैं। इस मामले की शिकायत जब टाटा ग्रुप के पास पहुंची तो फिर उन्होंने इसे फर्जी करार दे दिया। जब टाटा ग्रुप्स ग्रोथ स्ट्रेटजीज के नाम से लेटर हेड में यह सूचना प्रकाशित करके अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर टाटा स्टील के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से इसकी जानकारी लेने पर इसे फर्जी फेक बताया गया है। जारी फर्जी सूचना में लिखा गया था कि टाटा ग्रुप की देश भर के 30 कंपनियों की 126 प्लांट की 1600 ब्रांच और 4000 सेंटर में हेल्पर से लेकर के इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर के सुपरवाइजर और ऑफिसर ग्रेड के पदों पर चयन किया जाएगा। किसी भी पद आवेदक के लिए 2650 रुपये आवेदन शुल्क की मांग की गई है। वहीं वेतनमान के तौर पर प्रतिमाह 18,500 से लेकर के 96,500 रुपये तक देने की बात कही गई है। आपको बता दूं कि टाटा ग्रुप हो या फिर उसकी कोई भी कंपनी, कोई भी नियुक्ति की सूचना उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है। साथ ही ग्रुप की कोई भी कंपनी किसी भी आवेदक के लिए कोई भी शुल्क की मांग नहीं करती है। इसीलिए आवेदक को इस बात से ही सतर्क हो जाना चाहिए कि ये नियुक्ति की सूचना फर्जी है, गलत है। अगर आप ऐसे चंगुल में फंसेंगे तो फिर आपकी जेब कट सकती है। तो बच के रहें, सतर्क रहें। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों के मंत्रालय को दूसरे विधायकों को सौंप दिया है। यह जानकारी के अनुसार सुभाष देसाई को एकनाथ शिंदे का विभाग प्रभार दे दिया गया है, जबकि गुलाब राव पाटिल का मंत्रालय प्रभार अनिल परागी को दे दिया गया है। जी हाँ, सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मंत्रियों को न होने से प्रशासन का काम प्रभावित न हो, इसीलिए ऐसा किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के जारी विरोध के बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इस योजना के खिलाफ बयान दिया है। जहां बिहार के पूर्व राज्यपाल ने कहा है कि ये बहुत गलत योजना है, जहां इससे फौज की इज्जत, मान और सम्मान घटेगा, ये युवाओं के खिलाफ है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि नौजवान 4 सालों से फौज की भर्ती में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे थे। जवानों की भर्ती पहले की प्रक्रिया से ही होनी चाहिए। 4 साल की नौकरी में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की छुट्टी होगी, 3 साल की नौकरी होगी। इसके बाद युवा कहां जाएंगे? उनका तो विवाह भी नहीं हो पाएगा। बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैंने किसानों के लिए भी बोला था, किसान बिल वापस लिए गए। आज अग्निपथ योजना के खिलाफ भी बोल रहा हूं। सरकार को छोड़कर के युवाओं के साथ विरोध करने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, यदि वे कहे तो फिर मैं अभी अपना पद से इस्तीफा दे दूंगा। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना से इस वक्त की ताज़ा खबर सामने आ रही है, जब पटना में एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थियों ने विधानसभा मार्च निकाला है। जब गर्दनी बाग में स्थित प्रदर्शन स्थल से ये अभ्यर्थी विधानसभा घेरने के लिए निकले हैं। जब साल 2019 में एसटीईटी क्वालिफाई करने वाले 3600 से ज़्यादा अभ्यर्थी अपने नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2019 की एसटीईटी क्वालिफाई करने वाले ये अभ्यर्थी 6 जून से ही गर्दनी बाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारी एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 22 दिन से वे धरना दे रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। जब प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं की जा रही है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने सरकार पर बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया है। यहाँ अभ्यर्थियों की सरकार से वार्ता की अपील की है और कहा है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा जिला से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर 3 दिन फोन पर बात करने के बाद गर्लफ्रेंड ने अपनी प्रेमी को आई लव यू कहा। उसके बाद उसे डेट पर मिलने के लिए बुलाया। इसी बीच लड़की ने कार सवार बदमाशों से लड़के का अपहरण करवा दिया। इतना ही नहीं, जब घटना की भनक पुलिस को लगी तो फिर प्रेमिका लड़के का बाइक लेकर के फरार हो गई। वहीं अब पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार मामला बिहार के नालंदा जिला के राजगीर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर मिस कॉल के जरिए नूरसराय थाना के बड़ा खुर्द गाँव का रहने वाला मोनू नामक युवक और युवती की बातचीत शुरू हुई।
3 दिन के बाद ही लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया और आई लव यू बोल दिया। इसके बाद साजिश के तहत लड़की ने फ़ोन वाले प्रेमी को अपने अकेले मिलने के लिए बुलाया। दोनों ने मिलकर के रेस्टोरेंट में लंच किया और फिर प्रेमिका ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। जब वही लंच करने के बाद प्रेमी अपनी प्रेमिका को बाइक पर घुमाने ले गया। जहाँ प्रेमिका ने कहा कि उसे बाइक चलानी आती है, मनु ने लड़की को बाइक चलाने के लिए दे दिया। जैसे ही दोनों किला मैदान पहुंचे वैसे ही कार सवार 4 बदमाश आए और मनु को पकड़ करके कार में बैठा लिया। उसके बाद उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। इसके बाद लड़के के मोबाइल से उसके दिल्ली में रह रहे बड़े भाई और एक दोस्त को फोन करके 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर दी। जैसे ही बदमाशों को पता चला है कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है तो फिर वे लड़के को उतार करके भाग गए। लड़की भी प्रेमिका का बाइक लेकर के फरार हो चुकी है। जब पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो अगर आप भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं या फिर कहीं से भी किसी लड़की की गलती से मिस कॉल या फिर कॉल आ जाता है तो फिर आप सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोनी पड़ सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों अब बात करते हैं कि अग्निपथ योजना के खिलाफ संभावित हंगामे को देखते हुए वैशाली के कई होटलों में छापेमारी करने गई पुलिस ने देह व्यापार से जुड़े मामले का खुलासा किया है। जहां छापेमारी के दौरान देह व्यापार से पैसों की उगाही करने वाले 1 दर्जन से ज़्यादा होटल के बारे में पता चला है। रेड के दौरान मौजूद एसडीएम अरुण कुमार और एसडीपीओ राघव दयाल के नेतृत्व में 6 लड़की और 5 लड़के को आपत्तिजनक हालात में हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस मुख्यालय से अलर्ट किया गया था कि अग्निपथ को लेकर के लोग फिर से हंगामा करने की साजिश रच सकते हैं। इसके बाद वैशाली पुलिस ने टीम बना करके कई होटल पर छापेमारी की योजना बनाई, जहां संभावित रूप से अवैध देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस को अंदेशा था कि उपद्रव की साजिश करने वाले ज्यादातर लोग ऐसे ही होटलों में हो सकते हैं। जब पुलिस ने ऐसे होटल की छापेमारी की तो फिर दर्जन से ज्यादा महिला और पुलिस को आपत्तिजनक हालात में पकड़ा। हालांकि पुलिस अब तक इस मामले में ज्यादा कुछ भी नहीं बता पा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिवहर जिला के श्यामपुर भट्टा थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह अज्ञात अपराधियों ने रामबन रोहुआ पंचायत की मुखिया पति की गोली मार करके जान ले ली। वारदात के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। जब पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि मुखिया मुन्नी देवी के पति सुबोध राय हर दिन की तरह सोमवार को भी टहलने के लिए निकले थे। रास्ते में अपराधियों ने घेर करके जान ले ली। गोली की आवाज़ सुनकर के आसपास के लोग मुखिया पति को घायल अवस्था में मुजफ्फरपुर में स्थित SKMCH में ले गए, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी जान चली गई। पुलिस के मुताबिक अपराधियों की संख्या 3 बताई जा रही है, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के पहुंचे थे और घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 8 साल से प्रथम इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा में बहाली का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। जब बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से साल 2014 में निकाली गई इंटर स्तरीय भर्ती का रिजल्ट अब जारी हुआ है, जहां BSSC द्वारा कुल 11,329 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। जहां रिजल्ट की घोषणा BSSC की वेबसाइट पर दी गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे वे BSSC रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट BSSC.bihar.gov.in पर जाकर के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए आखिरी परीक्षा 25 दिसंबर 2020 को ली गई थी। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए पहले परीक्षा का आयोजन 29 जनवरी 2017 से फरवरी 2017 तक 4 चरणों में होना था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले कुछ महीनों से एनडीए के घटक दल विपक्ष की बजाय खुद पर आरोप प्रत्यारोप करते दिख रहे हैं। यह हद तो यह हो गई है कि जेडीयू भाजपा के शीर्ष नेता एक दूसरे के खिलाफ खुल करके बोल रहे हैं। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है। विधायक एक दूसरे को हैसियत बता रहे हैं। घर के अंदर की बात सड़क पर चर्चा में है। ऐसे में अब भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एनडीए के नेताओं से निवेदन किया है कि वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से दूर रहें। सुशील कुमार मोदी बिहार में सालों साल डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में उनके उठाए मुद्दे गंभीर होते ही हैं। अब सुशील मोदी ने बिहार एनडीए के नेताओं से अपील की है कि वे आपसी बयानबाजी में ना उलझें, जब विपक्ष को मजबूत होने का मौका ना दें। बाकायदा ट्विटर पर उन्होंने इस बारे में खुल करके लिखा है। बिहार को पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार में एनडीए घटक दल के राज्य स्तरीय शीर्ष नेताओं से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद करने की अपील की है। उनका मानना है कि
किसी भी मसले पर सार्वजनिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के बजाय मिल बैठ करके समाधान निकालना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से अग्निवीर, कानून व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप से राज्य का यानी कि बिहार का माहौल खराब हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आरजेडी कांग्रेस से लड़ने के बजाय एनडीए के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है जब विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। जब सदन में विपक्षी दलों ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में जोरदार हंगामा किया। अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर के आरजेडी ने कार्य स्थगन की मांग की। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस विधायक ने भी विरोध प्रदर्शन किया। जब कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने अग्निपथ स्कीम लागू करके देश के युवाओं को अपमानित किया है। आरजेडी की मांग पर विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं वाम दल के विधायक विधानसभा परिसर में हाथों में प्ले कार्ड लेकर के नारेबाजी करते हुए नजर आए। विधायकों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है। अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट से बड़ा भद्दा मजाक कुछ भी नहीं हो सकता। इधर आरजेडी के विधायक मुख्य द्वार पर सीढ़ियों पर ही प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान इन नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की और इस योजना को वापस लेने की मांग की। अगर नहीं लेंगे तो फिर इस पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के आज बिहार विधान परिषद में जम करके बहस हुई। जब हालात ऐसे हो गए कि मुख्यमंत्री को चुपचाप आरजेडी की तरफ से लगाए गए आरोपों को सुनना पड़ा। दरअसल मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल स्कीम पर सदन में सवाल जवाब हो रहा था। इसी दौरान आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि योजना में भारी गड़बड़ी हुई है। सुनील कुमार सिंह ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर इस योजना में कहीं काम होगा तो फिर मैं वह करने के लिए बाध्य होगा जो सरकार में बैठे लोग कहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के हर घर नल जल योजना की बदहाली पर सवाल उठाते हुए आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने जमकर के हमला बोला। उन्होंने विभागीय मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार जहां चाहे चेक करा ले, अगर नल जल योजना कहीं भी ठीक ढंग से चल रहा हो तो फिर कोई भी सजा भुगतने को तैयार है। जब पूरे बिहार के हर पंचायत में कमोबेश सभी जगह की एक ही स्थिति है। सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हर घर नल जल पहुंचा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके गंगा का पानी पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री को आश्वासन करना चाहता हूँ कि जो भी काम हुआ है उसकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में इससे जुड़े सैकड़ों मामले सामने आए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मानसून का प्रवेश हो चुका है, जिसके बाद लगातार बारिश हो रही है। जब मौसम विभाग ने इस संबंध में नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। जब बिहार के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता को लेकर के मौसम विभाग ने हाल ही में ताज़ा अपडेट जारी किया है। जब मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद मानसून का असर बिहार के अन्य हिस्सों में देखा जाएगा। ऐसे में उन क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी जहां पर अभी तक हल्की फुल्की बारिश देखी गई है या फिर बारिश हुई ही नहीं है। दक्षिण पूर्व और पश्चिम बिहार के लोग अभी भी तेज बारिश के इंतजार में हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर और पूर्वी बिहार के लोगों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। नेपाल में इस समय लगातार बारिश के कारण बिहार के सीमावर्ती इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अनेक समस्या पैदा हो रही है। जब मानसून की एंट्री के बाद भी बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अभी भी गर्मी के कारण परेशान हैं। मौसम विभाग ने बिहार के लिए जारी अपडेट में तेज बारिश की संभावना जताई है। नए अपडेट के अनुसार मूसलाधार बारिश होगी, जिसके कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार के कई इलाकों में 28 और 29 जून को भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के कारण लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। फिलहाल बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जहाँ तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली जीत के साथ ही भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आखिरकार सांसद बन ही गए। जब पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी संसद पहुंचे, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के घर गोरखपुर से दूसरी भोजपुरी स्टार रवि किशन सांसद बने और अब तीसरे स्टार निरहुआ भी आजमगढ़ के सांसद बन गए हैं। जब लोकसभा में अब 3 भोजपुरी स्टार नजर आएंगे। जब बड़ी बात यह भी होगी कि तीनों ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से
रही है। जहाँ फिल्म हो या फिर राजनीति, तीनों की किस्मत भोजपुरी की बदौलत ही संवरी है। जहाँ और इस बात से तीनों स्टार भी इनकार नहीं करते। गोरखपुर के भोजपुरी साहित्यकार रविंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक भोजपुरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोलियों में शामिल है। जब बिहार और यूपी के अलावा अन्य राज्यों में और देश से बाहर मॉरिशस, फिजी समेत अन्य देशों में भी भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन इसे अब तक संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा के तौर पर दर्जा नहीं मिला है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन आकर समेत दर्जनों संस्थाएं इसे 8वीं अनुसूचित में शामिल किए जाने की मांग करती रही है और लड़ाई लड़ रही है। जब मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ तीनों यूपी बिहार के पूर्वांचल इलाके से आते हैं। जब मनोज तिवारी का जन्म 1973 में बिहार के एक छोटे से गांव अटरवालिया में हुआ था। जब 10 साल तक गायकी के बाद 2003 में भोजपुरी इंडस्ट्री में आए और फिर राजनीति में। जब लोकसभा चुनाव 2009 में सपा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले मनोज तिवारी यहाँ से हार गए, फिर वे बीजेपी में शामिल हो गए। जब पार्टी ने अध्यक्ष भी और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट भी दिया, मनोज जीत करके संसद पहुंचे। वहीं पर रवि किशन उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आते हैं। जहां 1969 में जन्मे रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक करियर में पहले वे कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 आम चुनाव में वे जौनपुर से हार गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें सीएम योगी के घर गोरखपुर से 2019 में उम्मीदवार बनाया गया और वे जीत दर्ज करके संसद पहुंच गए। दिनेश लाल यादव निरहुआ का जन्म 1979 में गाजीपुर जिले में हुआ। वे भी भोजपुरी में गायकी के बाद फिल्मों में आए और लोकप्रिय हुए। आजमगढ़ से ही 2019 में चुनाव हार गए, पर अब 2022 में जीत गए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पिछले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद फिर से बढ़ती ही जा रही है। जहां इस बीच तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। जहां बिहार में तेल कंपनियों ने आज मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया है। जहां बिहार के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, तो फिर कहीं कमी आई है। जहां कुछ जिलों में नगण्य बदलाव हुए हैं। जब पेट्रोल डीजल के दामों में सबसे ज़्यादा उछाल कटिहार में हुआ है। यहाँ पेट्रोल की दर में 93 पैसे तो डीजल की दर में 87 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा कमी सहरसा में हुई है। यहाँ पेट्रोल का दाम प्रति लीटर 45 पैसे कम हुए हैं, तो वहीं डीजल का दाम 42 पैसे कम हुए हैं। कुल मिलाकर के कहीं आम जनों को राहत मिली है, तो फिर कहीं परेशानी बढ़ा दी है। कुल मिलाकर के 21 जिलों में तेल के दाम बढ़े हैं और 11 जिलों में दाम घटे हैं। जब 6 जिलों में दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। जब राजधानी पटना के साथ मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, नालंदा, रोहतास, वैशाली में पेट्रोल डीजल आज महंगे हुए हैं, तो फिर वहीं भागलपुर, सहरसा, समस्तीपुर, मुंगेर, सारण आदि जिलों में लोगों को राहत मिली है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बहुप्रतीक्षित प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार में 42 प्रकार के 13,120 पदों पर बहाली होनी थी, लेकिन आयोग ने केवल 11,329 उम्मीदवारों को ही अंतिम रूप से चुना है। यह आयोग की ओर से बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और आशुलेखन जांच के बाद 14,410 उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इनमें अलग अलग कारणों से करीब 3,000 अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोगों के चेहरे और शरीर के कुछ हिस्सों में दाग होते हैं। हो सकता है कि आपके घर या फिर आसपास में भी किसी के ऐसा हो। जहाँ कई जगह देखने को मिलता है कि लोग सफ़ेद दाग वाले लोगों से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फैलने वाली बीमारी है। जहाँ इसके अलावा भी इसे लेकर के कई तरह के झूठे और धार्मिक तथ्य लोगों के बीच व्याप्त हैं। तो आज हम आपको वर्ल्ड इटिलिगो डे पर मेडिकल साइंस के हिसाब से बताते हैं कि सफ़ेद दाग दिक्कत किस वजह से होती है। ऐसे में आज हम आपको डॉक्टर की ओर से दी गई जानकारी के हिसाब से बताएंगे कि आखिर ये दिक्कत क्या होती है और इसके होने का क्या कारण है। इसके बाद आप सफ़ेद दाग के दिक्कतों के बारे में जान जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये सफ़ेद दाग क्या होता है। तो सफ़ेद दाग को विटिलिगो या फिर लीकोडेर्मा कहा जाता है। इसे लेकर के डॉक्टर दीपा कृष्णमूर्ति का कहना है कि विटिलिगो या फिर सफ़ेद दाग का एक ऑटोइम्यून स्कीम की स्थिति होती है। इसमें स्किन पर सफ़ेद दाग के पैच दिखने लगते हैं क्योंकि यहाँ स्किन का कोई रंग नहीं होता है और यहाँ से रंग हट जाता है। इसके साथ ही इसके आसपास के बाल सफ़ेद हो सकते हैं और अपना रंग खत्म हो जाता है। करीब 1% आबादी इससे प्रभावित है। अब बात करते हैं कि आखिर ये सफ़ेद दाग होने का कारण क्या है।
तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति का कहना है कि सफ़ेद दाग एक आनुवांशिक स्थिति की वजह से होने वाली एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इस स्थिति में स्किन में होने वाली मेलानोसाइट्स नाम की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि मेलाटोनाइट्स पर हमला करने के लिए इम्यून सिस्टम ट्रिगर करने वाले विशिष्ट परिस्थितियां क्या है, ये चीज़ें पर निर्भर करता है और फिर इसके अलावा इनका कनेक्शन थायराइड, डायबिटीज़ आदि से भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये संक्रामक बीमारी है, यानी कि एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है? तो इसका जवाब है नहीं। ये संक्रामक बीमारी नहीं है और हाथ लगाने से दूसरे को फैलती भी नहीं है। ये बात आप अपने जहन में बिल्कुल भी याद कर लें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।